गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने एडजेक्टिव क्लॉजेस के बारे में पढ़ा था और हमने देखा किस तरह एडजेक्टिव क्लॉज, जब हम क्लॉज को डबल से साथ ही हमने डबल सेंटेंसेस को कंबाइन करना भी सीखा था। और डबल सेंटेंस को कंबाइन करते समय हमें ये देखना चाहिए, अगर हमको ज्वाइन करके एडजेक्टिव क्लॉज बनाने को बोला है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज ही बने। इसके लिए हमें किन सावधानियों को, किन चीज़ों को, किस तरह के अपने आप से प्रश्न करने चाहिए, व्हाट और विच के, और किस तरह वो रेस्पॉन्स में फिर बताएगा कि आपके वो एडजेक्टिव क्लॉज है या नाउन क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। तो पिछली बार हमने ये तो देख लिया कि नाउन क्लॉज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एग्जाम्पल देखे। अब उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज देखे। एडजेक्टिव क्लॉज को कंबाइन करते समय उनके रिलेटिव या प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब्स का सिलेक्शन कैसे होगा, इस चीज़ पर भी हमने फोकस किया। अब हम यहाँ आज एडवर्ब क्लॉज देख रहे हैं। एडवर्ब क्लॉज एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसके जितने टाइप्स हैं उतने तरह के कंजंक्शन से कंबाइंड करने वाले और ग्रामर से कंबाइंड करने के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एडवर्ब क्लॉज में होती हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछी जाती हैं और हमें बहुत बारीकी से इनको देखना होता है। और नहीं तो वही चीज़ें क्या है कि जब हमें ज्ञान नहीं होता तो हम धोखा खा जाते उसमें और हम सही चीज़ को मार्क नहीं कर पाते। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं कि एक एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। हालांकि मैंने अपने शुरू से वीडियो में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उस समय भी बताया था और अब भी फिर मैं बता रहा हूँ कि हमें एक नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन क्या है, इसकी जो हमने क्वेश्चंस बताए कि उनके ऊपर ये क्वेश्चन रेज होते हैं, आंसर भी ये आता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे होते हैं, वर्ब की जगह पे होते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। अभी आपको पुनः हम बता दें कि जैसे एडजेक्टिव का काम है नाउन या प्रोनाउन के डिस्क्राइब करना, और नाउन का काम तो सिर्फ व्हाट क्वेश्चन का, अगर वो मतलब क्लॉज है तो सिर्फ व्हाट क्वेश्चन का जवाब ही होता है वो। अब यहाँ पर हम या whom का जवाब होता है, लेकिन अब हम यहाँ पर हम देखते हैं कि एडवर्ब क्लॉज क्या है। ये एडवर्ब वर्ड उसके लिए होता है जो एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब खुद को मॉडिफाई करता है, जो हमने पिछले वीडियोस में एग्जाम्पल के जरिए देख चुके हैं। अब हम पुनः इनको यहाँ एडवर्ब क्लॉज को समझते हैं और एग्जाम्पल्स के जरिए हम देखते हैं एडवर्ब क्लॉज को, क्योंकि जो एडवर्ब का काम है वही एडवर्ब फ्रेज का काम है, वही एडवर्ब क्लॉज का काम है। फ़र्क इतना होता है, एडवर्ब एक शब्द होता है तो वो एक क्रिया को मॉडिफाई कर देता है, एडवर्ब फ्रेज होता है तो दो तीन शब्दों का समूह होता है पर इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, तो वो एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ है और वही फंक्शन कर रहा है तो फिर वो एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। तो एन एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इटसेल्फ। एक एडवर्ब क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। यानी कि जो वर्ब एडजेक्टिव आएंगे या एडवर्ब आएंगे उनके मीनिंग में अलग से कुछ और ऐड करके स्पेसिफाई करके देगा, विच इज इन द मेन क्लॉज। और ये सब तीनों चीज़ें कहाँ हो सकती हैं, मेन क्लॉज में ही होंगी, या जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। लाइक अदर क्लॉजेस इट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। दूसरे क्लॉज में जैसे इनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, ठीक इसी तरह इसका भी अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो चलिए अब हम आगे एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं, इनको समझते हैं। जैसे अब पहला सेंटेंस ले रहा हूँ मैं, जैसे हमने लिखा व्हेन द कैट इज अवे
the mice will play. When the cat is away, the mice will play. जब बिल्ली भाग जाती है चूहे खेलते हैं। जब बिल्ली भाग जाती है अब हमारा यहाँ काम खत्म हो गया, लेकिन तो क्या, देन व्हाट, तो अब ये मतलब अपने मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन हम इस पोर्शन को देख रहे हैं कि ये क्लॉज तो है, क्योंकि इसका एक सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, ये क्लॉज है। लेकिन तो क्या, देन व्हाट, है ना। तो अब इसका मतलब ये अपने मीनिंग के लिए आके इस पे डिपेंडेंट हो गया है। तो ये बन गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज जब तक इससे जुड़ेगा नहीं तब तक इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। यही डिपेंडेंट क्लॉज को हम नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में परिभाषित करते हैं। अब ये एडवर्ब है तो कैसे ही हमें देखना है। द माइस विल प्ले, चूहे खेलेंगे। अब खेलेंगे, कब खेलेंगे, कहाँ खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, ये सारी, क्या खेलेंगे कि नहीं, अगर ये है तो वो तो फिर नाउन हो जाएगा, अगर क्या खेलेंगे बताएगा जो। अगर विच का जवाब होता है तो फिर वो एडजेक्टिव हो जाता है, अगर वो नाउन के ऊपर रेज होता है। ठीक है। अब यहाँ ये क्वेश्चन भी, यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज का क्वेश्चन भी वर्ब पे रेज हो सकता है, होता है, और हो सकता है भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव पे भी रेज हो सकता है और एडवर्ब पे भी रेज हो सकता है। लेकिन नाउन में केवल क्लॉज जो क्वेश्चन रेज होता था वो वर्ब पे रेज होता था और केवल वो व्हाट क्वेश्चन का जवाब होता था। लेकिन विल प्ले, खेलेंगे, यहाँ व्हाट विल प्ले इसका जवाब नहीं है। व्हेन, कब खेलेंगे, ये जरूर उसका जवाब है। यानी व्हाट विच को छोड़कर अगर किसी और तरह के वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब पर हम प्रश्न खड़ा करें दूसरे तरह के, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इस तरह के, तो फिर वो सारे क्या है, एडवर्ब क्लॉज में जाएंगे। अब हम यहाँ व्हेन दे विल प्ले, व्हेन द कैट इज अवे, तो विल प्ले जो वर्ब हमारी यहाँ पे क्या है, वर्ब है, कुल मिला के उसके खेलने का टाइम बता के इसको मॉडिफाई कर दिया है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाएगा। जिस तरह से मॉडिफाई किया, अगर टाइम बता के मॉडिफाई किया तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस बता के मॉडिफाई किया तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। मतलब वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को जिस तरह से मॉडिफाई करेगा उस तरह का एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। अब जैसे दूसरा हम उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। अब हम अगला कि where there is a will, where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. Where there is a will, जहाँ चाह है, will, there is a way, वहाँ राह है। तो where there is a will, जहाँ चाह है, वहीं then what, तो क्या, there is a way, वहाँ राह है, राह है। अब है तो कहाँ है, अब ये राह है तो कहाँ है, इस वर्ब मॉडिफाई कर रहा है, तो इसने इस वर्ब को मॉडिफाई करते हुए बताया वेयर देयर इज अ वे। तो इस तरह ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। इसने मेन क्लॉज के इसको मॉडिफाई किया, वर्ब को मॉडिफाई किया, इसलिए एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। अब ये एडवर्ब क्लॉज इसने प्लेस बतलाया है तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस कहलाएगा। नेक्स्ट, others will respect you,
others will respect you. Others will respect you if you respect others. अब हमें यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, और क्योंकि कुछ क्लॉज कहावत होती है तो हम उसका पैटर्न बदलते नहीं हैं, लेकिन जो कहावत नहीं है और तो वैसी स्थिति में हम क्या है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अदर्स विल रेस्पेक्ट यू. अदर्स विल रेस्पेक्ट यू. सॉरी, ये तो लिखा ही हुआ है, इसको पलटा के यानी कि इसके डिपेंडेंट क्लॉज को आगे लेके भी लिखा जा सकता है. इफ यू रेस्पेक्ट others, if you respect others, others will respect you. Others will respect you. यदि आप दूसरों की मदद करेंगे तो दूसरे आपकी मदद करेंगे, दूसरे आपकी मदद करेंगे यदि आप उनकी मदद करेंगे. ऐसे हम पलटा के लिख सकते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यदि आप दूसरों की मदद करेंगे, तो ये हम देखते हैं कि ये सेंटेंस अपने क्लॉज को मतलब पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा है. हालांकि इसका सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, लेकिन अब ये कब रेस्पेक्ट करेंगे, रेस्पेक्ट तो अदर्स विल रेस्पेक्ट यू, विल रेस्पेक्ट यू कब करेंगे, रेस्पेक्ट कब करेंगे, वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. यदि आप उनकी रेस्पेक्ट करोगे, दूसरों की रेस्पेक्ट करोगे तो दूसरे आपकी रेस्पेक्ट करेंगे. मतलब ये कंडीशन बता रहा है, तो ये हुआ आपका क्या, डिपेंडेंट क्लॉज. यहाँ डिपेंडेंट क्लॉज पीछे था, पहले अपन जो लिखा उसी को पलटा के लिखा हमने ऐसे. फर्क इतना हो जाता है कि अगर डिपेंडेंट क्लॉज आगे हो जाता है तो हम कॉमा लगा देते हैं, ये सिर्फ एडवर्ब क्लॉज में होता है, ठीक है. और लेकिन अगर उसके साथ एक और कभी कह रहे कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं कि उनका एक पार्ट मेन क्लॉज में, कोरिलेटिव कंजंक्शन का एक पार्ट मेन क्लॉज में होता है, दूसरा पार्ट दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करता है, तो वैसी स्थिति में हम ये कॉमा की ज़रूरत नहीं रहती. तो अगर हम ऐसे स्थिति में हैं तो हमें वो कॉमा लगाना होगा. एक हल्का सा पॉज आता है, उस पॉज के कारण हमें उस कॉमा को लगाना होगा. यहाँ डिपेंडेंट क्लॉज हमने आगे ले लिया है, सेकेंड एसजी को जब पलटा के लिया, और मेन क्लॉज को यहाँ ले लिया, तो यहाँ कॉमा लगा. जब मेन क्लॉज को हम आगे ले लेते तो कंजंक्शन बीच में आ जाता है, फिर हमें उस कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ती. ऐसे ही इनमें हमने ये सेंटेंसेस ऊपर देखे थे, इनके डिपेंडेंट क्लॉज आगे थे, वो कहावत थे और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, उनको हमें ऐसे ही लिखना होता है. और इसके बाद है he ran as fast as he could. अब हम देखते हैं he ran, वो भागा, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है. as fast as he could, जितनी तेज हो सकता था. अब वो अगर अपन बोले जितनी तेज हो सकता, जितनी तेज हो सकता था, क्या हो सकता था, अगर हमने तो क्या दिया as fast as he could, he ran, वो भागा, ये तो कंप्लीट है. मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये किसी इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट और किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, यानी ये मेन क्लॉज है. और as fast as he could, जितनी तेज हो सकता था, ये अपनी मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है. अब यहाँ पे he could जितना हो सकता था क्रिया है,
कुड कुड को मॉडिफाई करते हुए, ये कुड जो वर्ब है मॉडिफाई हुए और इसके साथ जुड़ के उसने कंप्लीट किया है, इसलिए ये जो क्लॉज है आपको, सॉरी रैन, हम गलत बोलते हैं थोड़ा, रैन वो भागा कैसे भागा, जितनी तेज हो सकता था उसने रैन वर्ब को मॉडिफाई किया है, और रैन वर्ब जो है उसको मॉडिफाई किया, इसलिए ये किस तरह से मॉडिफाई किया वो हमें ये देखना है, जितनी तेज हो सकता था। अब ये दो चीज़ें हैं, या तो दो चीज़ें मतलब तुलना भी है कि उसकी क्षमता की अनुसार वो भागा, है ना। अब दूसरा, इसको हम डिग्री भी कह सकते हैं कि जितनी तेज भाग सकता था, तो इसको हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री, क्योंकि हम कभी कभी तुलनात्मक भी कर सकते हैं तो एज फास्ट एज, लेकिन हम ये क्या है, अपन बेहतर होगा कि अपन इसको ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री माने, नहीं तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन तो है ही, क्योंकि ये तुलनात्मक अध्ययन है, कितनी तेज भागा, किससे, कहीं कोई कंपैरिजन की बात भी आती है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन भी कह सकते हैं आप, या एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री भी कह सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला कि ही performed better than we expected, better than we expected। कभी कभी ये देर लगता है तो इसका सब्जेक्ट क्या है, अंडरस्टूड होने पे गायब हो जाता है, लेकिन वहाँ सब्जेक्ट होता है ना, तो अंडरस्टूड भी है तब भी अपन उसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट मानते हैं। यहाँ पर ही परफॉर्म्ड बेटर देन ही वी एक्सपेक्टेड, तो उसने परफॉर्म किया, परफॉर्म्ड, हाउ ही परफॉर्म्ड बेटर देन वी एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेशन और परफॉर्मेंस दोनों की कंपैरिजन है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन कहलाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि परफॉर्म जो है कैसा परफॉर्म किया, हाउ डिड ही परफॉर्म, ये उसका जवाब है, और ये इस तरह ये बेटर देन वी एक्सपेक्टेड, हमारी उम्मीद से बेहतर परफॉर्म किया, हमारी उम्मीद से ज़्यादा क्या परफॉर्म किया उसने, हमारी उम्मीद से ज़्यादा, तो परफॉर्म्स जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर दिया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ इसने क्या है, कंपैरिजन किया, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन में आएगा। अब इसके बाद एक उदाहरण हम लेते हैं, ही केम लेट, ही केम लेट, because his bicycle had a puncture, yes, his bicycle punctured। अब he came late, वो आया, लेट आया। अब ये तो सेंटेंस कंप्लीट है, मतलब वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज हिज बाइसिकल हैड अ पंक्चर, क्योंकि उसकी बाइसिकल में पंक्चर था, तो अपन कहेंगे उसकी बाइसिकल में पंक्चर था तो क्या, क्योंकि उसकी बाइसिकल में पंक्चर था तो क्या, तो वो लेट आया। अब यह है केम, आया तो ये ठीक है, लेकिन इस मॉडिफाई किसको कर रहा, एडवर्ब। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि एडवर्ब क्लॉज ने मतलब एडवर्ब को एडवर्ब क्लॉज में मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ एडवर्ब मॉडिफाइड हो गई है, और इस तरह ये भी एडवर्ब क्लॉज है, लेकिन यहाँ उसके लेट आने का कारण बता रहा, वाई डिड ही कम लेट, तो बिकॉज हिज बाइसिकल हैड अ पंक्चर, ये रीज़न बता रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न कहलाएगा। अब हम और अन्य उदाहरण देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न में, हम क्या है जो है ये
अगर रीजन बताएगा तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन कहलाता है। और ये ध्यान रखें कि बिकॉज जो है पहले मेन क्लॉज आएगा, उसके बाद ही बिकॉज वाला आएगा। एज जो है आगे पीछे, एज तो ऐसा है कई कई वो टाइम भी बताया, कंपेयर भी करता है। और वो क्या है, ये जो हमने रीज़न है ये देखा, इसमें भी है, मैनर भी बता देते हैं। तो कुछ ऐसे एडवर्ब मतलब कंजंक्शंस होते हैं जो एक से ज़्यादा क्लॉजेस में लग सकते हैं, लेकिन फंक्शन देख के ही क्लॉज डिसाइड होगा, कंजंक्शन देख के नहीं डिसाइड होगा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। हाँ, मैं ये बात कह रहा था कि एज जो है हम सेंटेंस के बिगिनिंग में और मिडिल में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम बिकॉज को मेन क्लॉज के बाद ही लगाते हैं। सिंस जो होता है वो हमेशा पहले लगता है, यानी कि मतलब एडवर्ब क्लॉज आएगा तो एडवर्ब क्लॉज में वो मेन क्लॉज के पहले लगेगा और उसके बाद कॉमा होगा। ये भी हमको ये नियम थोड़ा ध्यान रखना है, ये वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब उसके पश्चात हम देखते हैं अगला, ये वह जो हमारा अगला है, ही, वी ईट so that we may live. We eat so that we may live. हम खाते हैं ताकि हम जीवित रहें। हम खाते हैं, ये तो भाई ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जीवित रहें, ताकि हम जीवित रहें। तो क्या उसके लिए क्या करते हैं, बात यही आते हैं, वी ईट, हम खाते हैं। तो ये मे लिव वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये डिपेंडेंट है, इसलिए इसको हमें नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब में इसको एक क्लॉज होगा, हम देख रहे हैं यहाँ वर्ब खाने की है उसको मॉडिफाई कर रहा है ये। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट वो डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और ये डिपेंडेंट क्लॉज किस तरह का, एडवर्ब क्लॉज है। और चूंकि हमारे खाने का पर्पस बता रहा है तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस कहलाएगा। तो ये सो दैट लेस्ट ये चीज़ें लगती हैं, ज़्यादातर हम सो दैट आता है तो हम देखते हैं उसके साथ मे माइट का ज़्यादातर यूज़ होता है, और LEST लेस्ट आता है तो उसके साथ शुड मॉडल का यूज़ होता है। तो stop eating exposed food items stop eating exposed food items lest you should fall ill. You should fall ill. इससे पहले कि बीमार पड़ जाओ, क्या है, खुला भोजन खाना बंद कर दो। तो स्टॉप ईटिंग एक्सपोज्ड फूड लेस्ट यू शुड फॉल इल। तो हम देख रहे हैं कि फूड आइटम्स ये खाना बंद कर दो। अब इसको क्या है, यहाँ एक तरह से खाना बंद कर दो, उसके लिए वो उद्देश्य बता रहा है, कहने वार्निंग भी है, और वार्निंग देने के पीछे का उद्देश्य है कि वो वार्न करना चाहता है कि वो बीमार ना पड़े। तो इसके पीछे पर्पस भी है, इसलिए इसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस ही कहेंगे, और लेस्ट के साथ आप देख रहे हैं शुड यहाँ लगता है। तो इस तरह ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस कहलाएगा। अब हम आगे और देखते हैं, ओ गॉड, सॉरी, ओ गॉड
forgive our trespasses O God, forgive our trespasses as we forgive them. We forgive them who trespassed against us. Who trespassed against us. हे ईश्वर हमें माफ कर दी, हमारे पापों को माफ कर दीजिए, जैसे हम दूसरे के पापों को, अपराधों को क्षमा कर देते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे ट्रेसपासेस को माफ कर दीजिए, एज वी फॉरगिव देम, जैसे कि हम उन्हें माफ कर देते हैं। अब हम अगर इसमें देखें तो यहाँ हम देखते हैं कि ये तो इंडिपेंडेंट है क्लॉज, इसमें आए फॉरगिव शब्द है। फॉरगिव कैसे करना है, जैसे हम दूसरों को फॉरगिव करते हैं। तो यहाँ वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, लेकिन किस ढंग से, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर कहलाएगा, क्योंकि इसमें तरीका है। तो किस ढंग से, किस मेथड से, तो ये एज वी फॉरगिव देम, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है। लेकिन इसके आगे उसमें एक और क्लॉज आगे जुड़ गया है, जो एज वी फॉरगिव देम हु ट्रेसपास अगेंस्ट देम। यहाँ देम फिर इसके मॉडिफाई हो जाता है, तो ये जाके वहाँ पे क्या है, उसी में एडजेक्टिव क्लॉज भी एक तरह से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ ये क्या है, किस तरह काम कर रहा है, मैनर बतला रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर कहलाएगा। अब उसके पश्चात हम ये देखते हैं, वी रीच्ड देयर ऑन टाइम। We reached there on time, though we started late. अब हम देखते हैं we reached there on time, though we started late। अब ये तो देख रहे हैं कि हम वहाँ समय पर पहुँच गए। ये पूरी तरह कंप्लीट मीनिंग वाला है। ये तो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि मेन क्लॉज है। दो वी स्टार्टेड लेट, हालांकि हम देर से स्टार्ट हुए थे, तो क्या देर से स्टार्ट हुए थे, तो हम वहाँ समय पर पहुँच गए। तो हम रीच देयर ऑन टाइम, तो रीच का है देयर वहाँ पर, तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ जो है एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। किस तरह का, कि हालांकि इस टाइप के जो है सपोजिशन कहलाते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन या कंसेशन। इनको एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन या कंसेशन में लिया जाता है। हमने सभी क्लॉजेस को बाद में बारी बारी और इनके साथ लगने वाले अदर कंजंक्शंस को भी हम देखेंगे। तो इस तरह ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन या क्या है, कंसेशन में जाएगा। कभी कभी हम मिलान करते हैं कुछ चीज़ों का, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट भी होता है। चलिए अब हम एक देखते हैं, यहाँ पर कि अगर ये वी स्टार्टेड late, however we managed to
reach there on time. We managed to reach there on time. हम लेट स्टार्ट हुए थे और किसी तरह हमने वहाँ क्या है टाइम स्पेंड, इस तरह हाउएवर वो कॉन्ट्रास्ट है, ये हम किसी तरह मैनेज कर लिया, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन कंजस्टेशन भी नहीं बनाते, नहीं तो क्या है तुलनात्मक अध्ययन होता है और उसमें मिलान होता है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट में भी जाता है। तो हम इस तरह देख सकते हैं कि अलग अलग चाहे क्या है हम वो कंपैरिजन करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं क्या, द क्वेश्चन was so difficult that no student could answer it. प्रश्न इतना कठिन था कि कोई स्टूडेंट जवाब नहीं दे रहा था। क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट मेन क्लॉज है, और ये दैट नो स्टूडेंट कुड आंसर, कि कोई विद्यार्थी जवाब नहीं दिया, तो अब कि कोई विद्यार्थी जवाब नहीं दे पाया तो ये अधूरा है, ये मीनिंग के लिए इस पर डिपेंडेंट है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि डिफ़िकल्ट जो एडजेक्टिव है उसको इसने मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे, तो ये एडवर्ब क्लॉज है, और चूंकि इसने ये डिफ़िकल्ट होने का नतीजा क्या हुआ ये कोई नहीं कर पाया, यानी रिजल्ट बता रहा है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट होता है। तो ज़्यादातर क्या होते हैं कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में सो, द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट, सॉरी हमने यहाँ सो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सो आएगा, सो दैट है ना, तो ये सो डिफिकल्ट, सो हार्ड, इस तरह के शब्द है सो और सच लगते हैं, उसके बाद नाउन या नाउन फ्रेज आता है, तो सो डिफिकल्ट ये भी एडवर्ब है ना, और एडजेक्टिव तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या कहलाएगा, रिजल्ट, परिणाम बता रहा है। चलिए अब हम यहाँ हमारे आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। हम विभिन्न तरह के एडवर्ब क्लॉज देखिए, अब इन्हीं सारे एडवर्ब क्लॉज को वन बाय वन, क्योंकि इसमें आने वाले ढेर से कंजंक्शंस हैं, ढेर सारी एक्सरसाइजेस हैं, इफ़ का यूज़ करना, अनलेस का यूज़ करना, कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना, सिंपल को कंपाउंड बनाना या कॉम्प्लेक्स बनाना, ये सारी तरह की डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस कंजंक्शन से रिलेटेड। तो अब आप बहुत ही वैल्यूएबल पोर्शन पे आ गए, जहाँ आपको आने वाले में प्रत्येक वीडियो में, एक एक वीडियो में तरह तरह के कंजंक्शंस उनको कंबाइन करना, और किस तरह के क्लॉज में किस तरह के कंजंक्शन आते हैं ये बतलाऊंगा। अब आपकी ग्रामर की जो स्टडी है वास्तव में शुरू, अभी तक तो बेसिक था जो आपने सीखा, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आप ये भी क्लियर कर पाएंगे, लेकिन अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन कंजंक्शंस का यूज़ करना, कंबाइन करना कैसे करना है, ये सारी चीज़ पे फोकस करना होगा। इसलिए आने वाले वीडियोस को आप ज़रूर देखें, ध्यान से देखें, आपके एग्ज़ाम और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल वीडियोस आने वाले हैं। अभी तक ये साधारण से वीडियोस थे, अब आप महत्वपूर्ण वैल्यूएबल वीडियोस देखेंगे, जहां मैं अच्छे एक्सरसाइजेस सिंपल भी हो और समझ में भी आसानी से आए, ऐसे एक्सरसाइज के साथ आपके साथ आने का प्रयास करूँगा। ओके, हैव अ नाइस डे विद्यार्थियों। अगली बार फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।